Hello kids. Today we will discuss on the topic Dalton's atomic theory and atomic mass. So we were discussing some basic concepts of chemistry and this is our I guess fourth lecture. What do you mean by Dalton's atomic theory? So Dalton atomic theory में क्या था? इसमें बताया गया था कि जो मैटर है वो इनडिविजिबल आइटम से बना हुआ है कि वो एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, मैटर जो बना है वो इनडिविजिबल एटम्स का बना है। All the atoms of a given element have identical properties including identical mass. किसी एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स रहेंगे उन सब में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी और इंक्लूडिंग उनका आइडेंटिकल मास भी रहेगा। ठीक है, कोई एक एलिमेंट जो रहेगा, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, अगर उसके एटम्स अगर हम स्टडी करेंगे तो उन सब में क्या रहेगा? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ एंड आइडेंटिकल मास रहेगा। थर्ड इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, कुछ भी, नाइट्रोजन, अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये, तो इन सब का जो मास भी रहेगा वो डिफर कर रहेगा। कार्बन का मास हाइड्रोजन से नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन का मास कार्बन से नहीं, तो सबका इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मास भी अब अलग अलग होगा। ठीक है, पहले वाले में हमने क्या बोला था कि अगर एक एलिमेंट है, मान लीजिए कार्बन, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स का मास जो रहेगा वो सेम रहेगा, उनकी प्रॉपर्टीज जो रहेगी सेम रहेगी। फोर्थ जो हमने बोला है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। अब कंपाउंड कैसे बनता है? जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में जुड़ते हैं। जैसे वाटर का हमने बात किया था, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? वाटर। ठीक है, तो इनकी एक फिक्स रेशो रहती है, इनके एटम्स जब जुड़ते हैं वो एक फिक्स रेशो में जुड़ते हैं, उसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स बट दे नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। जो केमिकल रिएक्शन जो हमने कल पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा है कि जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या देखा जाता है कि एक से जो मास है वो दूसरे पे रीऑर्गेनाइजेशन एटम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है HCl प्लस NaOH, ये बना अपना NaCl प्लस H2O, राइट। तो इसमें इसका मास आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मास कैलकुलेट कर लिए, दोनों को ऐड कीजिए, वो इन दोनों के मास के इक्वल होगा। इसमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, इन्होंने क्या किया? रीऑर्गेनाइज करके ये बन गया। अब इनका जो मास रहेगा वो इस पूरे के इक्वल रहेगा, इन दोनों का मास इन दोनों के इक्वल रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी यहाँ प्रूव किया गया। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये जो मेन पॉइंट्स थे ये आपको आ सकते हैं 2 नंबर में, तो आपको करने हैं। सेकंड जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता था बच्चा? एटॉमिक मास हम क्या करते थे, हम पहले रिलेटिव एटॉमिक मास लेते थे 1961 से पहले। रिलेटिव क्या चीज़ होती है? रिलेटिव हम बोलते हैं उस चीज़ को जिसके रिलेट कर सकें किसी चीज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, सब्ज़ी खरीदने जाते हो, फ्रूट्स खरीदने जाते हो, तो वो एक चीज़ से उसको मैयर करता है। ठीक है, वो जो पत्थर से जो मैयर करता है उसके ऊपर 1 किलो 2 किलो लिखा होता है। ठीक है, वो एक साइड रखते हैं और दूसरी साइड हम उसमें फल डालते रहते हैं, फल या सब्ज़ी कुछ भी। जब तक वो पूरा बैलेंस नहीं हो जाता तब तक हम उसको नहीं लेते। जैसे हमने बोला 1 किलो लेना है, तो वो पूरा बैलेंस हो गया तभी हम उससे उतना फ्रूट ले लेते हैं या उतने फल ले लेते हैं। तो इसमें क्या पता चला? हमने किसके रिलेटेड लिया? वो 1 किलो का जो पत्थर है उसके रिलेट करके लिया है। एग्जैक्टली 1 kg होगा ये नहीं है, हमने उसके रिलेटिव मास लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते थे? रिलेटिव मास लेते थे एटम्स का। ठीक है, तो उससे हम कैलकुलेट करते थे, क्योंकि उस ज़माने में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती थी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बच्चा एक डिवाइस होती है जिससे हम किसी भी एलिमेंट का मास ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो आफ्टर 1961 जो हमने क्या किया, काफ़ी साइंटिस्ट ने क्या माना कि जो कार्बन 12 आइसोटोप है, जो C12 आइसोटोप रहा है कार्बन का, आइसोटोप क्या होता है बच्चों?
सेम एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा, एटॉमिक नंबर जो इनका सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. सो आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर मास नंबर. ठीक है, तो C12 क्या है, इसका मास है. ठीक है, ये C12 आइसोटोप. सो कार्बन के एग्जैक्टली 3 आइसोटोप्स आते हैं, जैसे C12, C13 एंड C14. उसमें से हमने ये वाला आइसोटोप उठाया. ठीक है, तो ये मैं आगे बताऊंगा क्यों लिया, कैसे लिया एंड कैसे इसको कैलकुलेट किया. तो 3 हमने ये आइसोटोप में से कार्बन के कौन सा लिया, C12. ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं. तो आफ्टर 1961 कार्बन 12 आइसोटोप इज टेकन स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग अदर एलिमेंट्स मासेस. तो दूसरे एलिमेंट के मास कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड मान के चला. ठीक है, तो साइंटिस्ट असाइन C12 एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट. तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये जो मास है ये 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, जो C12 का मास है. ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट 12 AMU. ये चीज़ इसमें एक ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा. ये 12 AMU होता है बच्चा एटॉमिक मास यूनिट. So 12 AMU scientists assigned C12 as mass of exactly 12 atomic mass unit. तो आगे हम जब एक एटॉमिक मास यूनिट करेंगे तब आपको इसमें फ़ायदा होगा. तो इतना याद रखिए 12 AMU. एंड masses of other atoms are given relative to this standard. ठीक है, जैसे मैंने रिलेटिव का बताया, तो इसको रिलेट करते थे हम उसके साथ, इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया. तो इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा एग्जैक्ट और सही होना शुरू हो गया. ठीक है, रिलेटिव जैसे मान लीजिए आप एक बंदे की एक हाइट रखते हो, मान लो 4 लड़के हैं, उसमें से हमने एक की हाइट को स्टैंडर्ड रख लिया. जैसे एक की हाइट है 5'8", तो बाकी 3 की जो हम मेजर करेंगे, हम देखेंगे कि वो उस बंदे से लंबा है, उसके बराबर है या उससे छोटा है. तो स्टैंडर्ड हाइट हमने किसकी मान ली, 5'8" वाले बंदे की. तो 5'8" से ऊपर जो बंदा रहेगा वो टॉल हो जाएगा, उससे नीचे हो जाएगा वो शॉर्ट हो जाएगा, उसके बराबर है तो वो सही है, स्टैंडर्ड मान लिया जाएगा. ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ. इसमें 12 एटॉमिक मास यूनिट हमने बोला था C12 के मास को. तो इसमें एक AMU क्या, इसमें क्या बोला गया है, 1 AMU इक्वल्स टू मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स. तो कितना हो गया, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स. इसमें 12 AMU बोला था, एक कार्बन 12 का मास. इसमें 1 AMU 12 AMU अगर एक कार्बन 12 का मास है तो एक AMU कितने का होगा, ऑब्वियसली उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, देन ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन किया. हमने ऐसे कैलकुलेट, मैं आगे अभी करके बताता हूँ. एक AMU बच्चा इसके बराबर आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. सो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हमने ये भी एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. तो इसको AMU में हमने जब बनाया, इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी, तो इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया. ये स्टैंडर्ड हमने जो मान के चला था, C12 के एक AMU का जो मास था, इसको डिवाइड करके इसका आंसर आया 1.0078 AMU. ठीक है, ये क्या आया बच्चा, हाइड्रोजन का जो हम मास लेते हैं, हम 1 लेते हैं ना, एक्चुअली वो क्या है 1.0080 AMU. इसको आजकल हम U से भी डिनोट करते हैं, AMU को. U मतलब यूनिफाइड मास. ठीक है जी, चलो AMU इज रिप्लेस्ड बाय U विच इज़ यूनिफाइड मास. अब बात करते हैं हम थोड़ा क्यों किया हमने ये सब, क्या है. तो आपके NCERT बुक में इतना दिया है, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ. तो कार्बन हमने क्यों लिया, सबसे पहले तो हमें ऐसा एक एलिमेंट चाहिए था ना जो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हो. ठीक है, तो कार्बन आपको पता ही है जैसे कि ये काफ़ी अबंडेंस में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है. ठीक है, और दूसरी बात, ना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव है, ना ही ऐसे है कि वो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट करता है, ना ही वो कम रिएक्ट करता है. ठीक है,
मिडल सा है, अगर हीट दोगे तो जल जाएगा, नहीं दोगे तो पड़ा रहेगा, ठीक है। ना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ना ही वो कम रिएक्टिव है, उसके ज़्यादा आइसोटोप्स नहीं है, ठीक है। C12 अगर हम देखें ना, तो ये C12 आइसोटोप, जो C13 भी है, C14 भी है, जो C12 आइसोटोप है 99 पॉइंट समथिंग परसेंट प्रेजेंट है अर्थ में, ठीक है। ये तो 1% हो गया, 1 से भी कम, ये तो और कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन है? C12 है, तो हमने इसीलिए इसको चुना, ठीक है। एक तो ये अबंडेंस में है, दूसरा ना ही ज़्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है, ठीक है। एंड थर्ड इज उसके ज़्यादा आइसोटोप्स भी नहीं पाए जाते, ठीक है। तो हमने जैसे पीछे बात की थी, मास ऑफ 12 ग्राम C12 एटम इक्वल्स टू 12 AMU, पीछे मैंने जो आपको 12 AMU का लाइन बताया था, तो 1 AMU हमने वही 1/12 हो गया उसका, सो मास ऑफ C12/12, ठीक है। 12 AMU, अगर यहाँ पे मैं 1 AMU का ढूंढना है तो ये 12 नीचे चलेगी इसके, ठीक है। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, ये आप नोट रखिए, 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ C12 एटम बाय 12। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमें पता है 12 ग्राम पर मोल होता है, 12 ग्राम्स पर मोल अपना ये एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, पर मोल मतलब एक मोल कितने के बराबर होता है, हमने 9th में भी पढ़ा हुआ, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये क्या बच्चा? एवोगैड्रोस नंबर, इसको ऐसे नोट करते हैं Na से, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एक मोल इसके बराबर होता है, ठीक है। सो 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 12 ग्राम किसके पर मोल इसके बराबर हुआ? 12/6.022 10⁻23, इसको हमने देखा यहाँ पे, विच मीन्स 6.02223 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम, यही बोला पीछे हमने। तो 1 एटम कितने के बराबर हो गया, ठीक है, इतने एटम्स 12 ग्राम के बराबर है, तो एक एटम कार्बन का किसके बराबर हो गया? सो 12/6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम कैसे 12/Na भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको Na से डिनोट किया जाता है, एवोगैड्रोस नंबर से। देखिए दोबारा सुनिए, 12 ग्राम्स पर मोल, ठीक है, पर मोल है, तो एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो इतने एटम्स में 12 ग्राम कार्बन मिलता है, इतने एटम्स ऑफ कार्बन में कितना ग्राम कार्बन मिलता है? 12। तो एक एटम कार्बन में कितना मिलेगा? 12/A, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एक AMU में कितना मिलेगा? तो हमने पीछे ही अभी अब बोला था 1 AMU किसके इक्वल होता है बच्चा? मास ऑफ C12 एटम। तो मास ऑफ C12 एटम हमने निकाल लिया, कितना है? 12/Na, तो 12/Na इंटू 1/12 था ये, ठीक है। C12 एटम का क्या हो गया? 12/Na, ये हो गया मास ऑफ C12 एटम, ये, ठीक है। इसको हमने 12 से डिवाइड किया, ओके। तो 1 AMU का आ गया 1/Na, 12 से 12 कट हो गया, 1/Na आ गया, सो 1 AMU किसके बराबर हो गया? 1/Na। तो 1 इसको खोल दीजिए, 6.02 10⁻23, तो 1 से इसको डिवाइड किया, तो 1 AMU का मास आ गया अपने पास 0.16605 इंटू 10⁻23, ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसको दोबारा थोड़ा रीअरेंज किया, 1.66 आके इंटू 10⁻24, तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, ओके। तो 1 AMU का अपने पास ये आ गया। अब देखिए, फॉर हाइड्रोजन ये मास दिया था, अब मैंने वही दोबारा किया है, तो हाइड्रोजन का मास अपना ये आ गया। तो फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मास ऑफ एनी एटम इन AMU इज मास ऑफ एटम इन ग्राम्स, कोई भी अगर आपको एटम दिया था उसका ग्राम्स में, जैसे ये हाइड्रोजन का दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय दिस 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स पर AMU, राइट। तो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, AMU ऊपर आ जाएगा, इसको हम U से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको समझ आया, दोबारा देख लीजिए, एक एटम, इतने एटम्स में इतना ग्राम है, एक एटम में कितना आ गया? इतना आ गया, तो ये किसका मास है बच्चा? ये जो मास आया 12/Na, ये आया इसका मास ऑफ C12 एटम का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में डालोगे, सो मास ऑफ C12 एटम कितना आया? 12/Na, सो 12/Na को डालोगे, 12 ऊपर, Na नीचे, 12 से 12 कट जाएगा,
एन ए 1/na आ जाएगा, तो 1/na से na की वैल्यू लिख के 1/na से कैलकुलेट कर लीजिए। दोबारा बोल लिख देता हूँ, मास ऑफ C12 एटम बाय 12, ठीक है, क्योंकि 1 AMU के बराबर है। तो 1 AMU को हमने वैल्यू भी निकाली थी यहाँ पे 1 एटम कार्बन की 12/na, तो 12/12 इंटू na ये आ गया, तो 12 से कट गया, तो 1/na आ गया। तो 1/na की वैल्यू डालिए और कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अपना एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ आया तो मैसेज कीजिए, बाकी इसके क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। थैंक यू।